हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ फिजिक्स हैक्स। एंड हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सो दिस इज लेक्चर नंबर 3। मजा तो आ रहा होगा ये पढ़ने में। पॉलिटी पढ़ने में मजा ना हो ही नहीं सकता। अगर पॉलिटी पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो मन लगा कि नहीं पढ़ रहे हो या गलत जगह से पढ़ रहे हो। तो मजा चाहिए तो यहाँ से पॉलिटी जरूर पढ़ो। अभी तक हमने क्या देखा था लेक्चर में? व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में हम पढ़ रहे थे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी। हमने क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी के फीचर्स। फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था कि हर एक डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके पास होनी चाहिए? सिटीजन के पास। दूसरी बात, ये वाला हमने किस एग्जांपल से देखा था? ये वाला हमने पाकिस्तान के एग्जांपल से देखा था। उसके बाद हमने चाइना और मेक्सिको का केस डिस्कस किया था जिसमें हम पढ़ रहे थे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। मेक्सिको में के बारे में हम इतना पढ़े थे कि एक डिक्टेटर का रूल था, ये हमारा खत्म हो गया था। तो हम इस पॉइंट पे थे, क्या जो कंडीशंस हमें चाइना और मेक्सिको के बारे में बताई गई है क्या वो डेमोक्रेसी है? ठीक है, क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि पीपल ही वहां इलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि चाइना में क्या होता था, नाम के इलेक्शंस। इलेक्शन में खड़ा कौन होगा? सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसको चाहेगी वही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, अदरवाइज कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। और मैक्सिको में इलेक्शंस में खड़े तो हो सकते थे बट दैट इलेक्शंस वर रिग्ड। मतलब वो इलेक्शंस कैसे थे, उसमें झोल झाल किया जाता था, गोलमाल किया जाता था। नाउ कंसिडर दिस। पहले देखो, हम पहले ये देखते हैं। ऑल दिस इज सो रिमोट फॉर मी। Is democracy all about rulers and governments? Can we talk about a democratic classroom or a democratic family? ये जो मैं सब पढ़ रहा हूँ मेरे रिमोट फॉर मी, मतलब मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है। क्या ऊपर जा रहा है? इसके क्या नहीं समझ में आ रहा है इसको? इसको ये समझ में आ रहा है कि जो डेमोक्रेसी है क्या सिर्फ रूलर और गवर्नमेंट के बारे में है कि राजा होगा, सरकार होगी, यही डेमोक्रेसी है? हम डेमोक्रेसी की बात ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं करते? हम डेमोक्रेटिक क्लासरूम की बात क्यों नहीं करते? क्या ऐसा ही होना चाहिए कि एक टीचर आता है जो उसका मन वो पढ़ाएगा एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन? ऐसा क्लासरूम होना चाहिए? क्लासरूम में क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए? क्या जो स्टूडेंट है उन्हें इलेक्ट करने का राइट नहीं होना चाहिए? सोचो। या हम डेमोक्रेटिक फैमिली की बात कर लें, क्या एक फैमिली में जो डिसीजन लेने की पावर है वो सिर्फ बड़े लोगों के पास होनी चाहिए? क्या सबका ओपिनियन मैटर नहीं करता फैमिली में? या जैसे फैमिली में कोई मेल है, मेल हेड, सारे डिसीजन वही लेगा, क्या ये होना चाहिए फैमिली में? हम डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी घर पे, डेमोक्रेसी की बात घर पे क्यों नहीं कर रहे हैं? घर के डिसीजन लेना कोई एक ही पर्सन ले लेगा, उसकी मर्जी में जो आएगा वो होगा। ठीक है, एक पर्सन है वो, मतलब एक फैमिली में हेड है मैन, वो चाहता है कि उसके बेटे की शादी यही हो। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? उससे पूछना पूछना भी नहीं चाहिए, उसका ओपिनियन मैटर नहीं करता? सोचो इसके बारे में कि क्या डेमोक्रेसी सिर्फ रूलर और गवर्नमेंट के बारे में है? इधर देखो, रीड द कार्टून। दिस कार्टून वाज ड्रॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका क्या है? जो हमने पढ़ा, साउथ अमेरिकन पार्ट, अमेरिका का ये वाला एरिया, नॉर्थ अमेरिका का और साउथ अमेरिका का ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है? लैटिन अमेरिका। डू यू थिंक इट अप्लाइज टू द पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल? जो हमने मैक्सिको की कंडीशन देखी, क्या वो पाकिस्तान के भी कंडीशन में एप्लीकेबल है? या थिंक ऑफ अदर कंट्रीज वेयर दिस कुड अप्लाई, या कोई ऐसी कंट्री सोचो जहां पर ये अप्लाई होता है। देखो यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ राइट टू चूज है, तुम्हें वोट देने का अधिकार है, जाओ वोट दो। बंदूक को मत देखो, इसको इग्नोर करो, ये गोली वोली नहीं लगेगी, लग जाए तो मत कहना। लेकिन यहाँ पर जाके तुम एकदम फ्री हो, जिसको मन उसको वोट दे सकते हो, बंदूक बस ऐसे ही बना रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डज दिस हैपन समटाइम इन अवर कंट्री एज वेल? क्या हमारी कंट्री में भी ऐसा होता है कि बंदूक के डर से हमसे वोट डलवाया जाता है? क्या किसी तरीके की धमकी, किसी तरीके से ब्लैकमेल करके इलेक्शन को रिग किया जाता है कि आप इसको वोट देंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना समझे रहना? आगे देखते हैं, ठीक है।
इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में क्या है, इलेक्शन में पीपल को क्या है, कोई भी एक सीरियस चॉइस नहीं मिल रही है। सीरियस चॉइस कैसे नहीं मिल रही है, एक पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसके ही कैंडिडेट खड़े हैं, या तो उसके कैंडिडेट खड़े हैं या कैंडिडेट वही खड़ा है जिसको सीसीपी ने अप्रूव किया है। अब सीसीपी ने अप्रूव किया है तो भाई इतना बड़ा दिल थोड़ी होगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कि अपने अपोजिट आइडियोलॉजी वाले को भी खड़ा कर दे कि हाँ भाई तुम भी लड़ लो, तुम हमारी बुराई करो कोई बात नहीं। अब ये कहने के लिए बहुत बड़ा दिल होता है कि हम अपनी बुराई करने दें, है कि नहीं। सब कोई सब कोई अपनी बुराई नहीं सुन सकता है, लोग तुरंत हाइपर हो जाते हैं। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अगर ऐसी होती ही तो डेमोक्रेसी तो चाइना में होती, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं करने देंगे जो भी उनके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होगा। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट कैन वी कॉल दिस अ चॉइस। तो तुम्हें इलेक्शन में वोट देने किसे जाना है, या तो तुम रूलिंग पार्टी सीसीपी को वोट दो या तो ऐसे कैंडिडेट को वोट दो जो सीसीपी ने ही अप्रूव किया है। क्या इसे हम रियल चॉइस कहेंगे, क्या इसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे, इसको चॉइस कहेंगे हम। हमसे पूछा गया तुम क्या खाना पसंद करोगे और ऑप्शन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, जो तुम्हें नहीं पसंद है। एक परवल की सब्जी दे दी जाए, ठीक है, और एक लौकी दे दिया जाए, और उसमें कह दिया जाए आज तुम्हारी पार्टी है, जो मन करे वो खाओ, ये दोनों में से कोई एक चूज कर दो। ये चॉइस है? परवल खाना कोई चॉइस है? यहाँ मैन वर्सेस वाइल्ड जैसी कंडीशन में जंगल में फंसे तब सोचें कि परवल खा सकते हैं कि नहीं। ऐसा थोड़ी घर पे परवल बना के खाएंगे। आगे देखो मैक्सिकन एग्जाम्पल। मैक्सिको में क्या हुआ था, पीपल seemed to really have a choice but in practice they had no choice। देखने में तो लग रहा था कि लोगों के पास चॉइस है, वोट देने जा रहे हैं, वोट दे सकते हैं, अलग अलग कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं थी। There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it। कुछ भी कर ले जनता, कितनी भी अपोज कर ले, रूलिंग पार्टी कभी भी इलेक्शन नहीं हारती। अगर वोट नहीं मिलेगा तो काउंटिंग बिगड़ जाएगी, काउंटिंग गलत हो जाएगी। ये फेयर इलेक्शन नहीं है, दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड फीचर। सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इलेक्शन होल्ड करना, सिर्फ इलेक्शन होल्ड करना सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी के लिए कि इलेक्शन हो गया इसका मतलब डेमोक्रेसी है। हमने अभी तक पढ़ा था ना सिंपल डिफिनेशन में, रूल ऑफ बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्टेड होना काफी नहीं, ठीक है। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस। इलेक्शन में क्या होनी चाहिए, एक रियल चॉइस होनी चाहिए। रियल चॉइस का मतलब ऑप्शन ढंग के होने चाहिए, परवल और लौकी ना मिल जाए, बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। And it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so। और इतना ही नहीं, होने ही नहीं चाहिए साथ में, अगर जनता को नहीं पसंद है, ठीक है, अगर पीपल को नहीं पसंद है कोई गवर्नमेंट तो उसको हटाने का भी ऑप्शन होना चाहिए। जैसे हम अपना लौकी परवल वाला एग्जाम्पल रखते हैं, एग्जाम्पल चॉइस दे दी गई, अगर हमें दोनों नहीं पसंद है तो हमें हटाने का भी ऑप्शन होना चाहिए कि ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखो सेकेंड फीचर तो डेमोक्रेसी का क्या है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो डेमोक्रेसी है उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और जो पावर में है उनके हारने का भी बराबर चांस होना चाहिए। जो पावर में नहीं है और जो पावर में है दोनों के हारने का बराबर चांस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पावर में है वो हार ही नहीं रहा। क्यों नहीं हार रहा, क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को यूज कर सकता है, किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, ठीक है। ये देखो अगेन अ कार्टून। दिस कार्टून वाज टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन लैटिन अमेरिका।
ये है बिल्डिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बनाया जा रहा है। व्हाट डू मनी बैग सिग्निफाई हियर, ये सब पैसों के बैग्स हैं। क्या क्या बता रहे हैं पैसों के बैग, हम डेमोक्रेसी बना रहे हैं, किस चीज से बना रहे हैं, पैसों के बैग से बना रहे हैं। वही 500-500 रुपए में वोट बेचने वाला हिसाब किताब है। 500 रुपए में आप, आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 500 रुपए में हम बदल देंगे। आप किसी और को वोट देना चाहते हैं, बट मैं कहूंगा नहीं, ये लो 500 रुपए और वोट मुझे दे देना, और लोग दे देंगे। ठीक है। कुड दिस कार्टून भी अप्लाई टू इंडिया, बताओ क्या ये इंडिया में कार्टून अप्लाई हो सकता है? क्या इंडिया में डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में मनी का कितना बड़ा रोल है? नेक्स्ट, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये है डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर। मतलब एक पर्सन, उसको सिर्फ एक वोट मिलना चाहिए और उसके वोट की वैल्यू भी सबके बराबर होनी चाहिए। एक इंडिया का रिचेस्ट पर्सन और एक इंडिया का पुअरेस्ट पर्सन, एक भिखारी और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, दोनों के वोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहली चीज आती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल का मतलब सबके लिए, ठीक है, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए। एडल्ट का मतलब, जो एडल्ट है, एडल्ट का मतलब इंडिया में एडल्ट का मतलब 18+। हो सकता है कुछ कोई कंट्री इस डेफिनेशन को चेंज करके 16+ कर ले। कोई कहे कि नहीं मेरे यहाँ तो लोग बेवकूफ हैं, वो 21 के आने के जब होते हैं तभी उनको बुद्धि आती है। तो ये एडल्ट की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग कंट्री में हो सकती है। और फ्रेंचाइज का मतलब है राइट टू वोट। फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? राइट टू वोट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि किसी भी कंट्री में पूरे सिटीजन्स जो किसी एक एज क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं, उन सबको बिना डिस्क्रिमिनेशन के राइट टू वोट मिलना चाहिए। दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। अब देयर आर मेनी इंस्टांसेस, बहुत सारे एग्जांपल हैं डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, जहां पर वोटिंग के लिए इक्वल राइट नहीं दिया गया। बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है। अंटिल 2015, 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में विमेन को वोटिंग का राइट नहीं था। ठीक है, मेन को वोटिंग का राइट था बट विमेन को वोटिंग का राइट नहीं था सऊदी अरेबिया में। एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट। एस्टोनिया, एस्टोनिया कहां पे कंट्री? एस्टोनिया यूरोप में कंट्री। ठीक है, यूरोप में एक कंट्री है, रशिया के बगल में। और वहां पर जो रशियन माइनॉरिटी है, रशिया के माइनॉरिटी मतलब रशिया के जो लोग रहते हैं, मतलब रशिया के लोग, मतलब ये नहीं कि रशिया के सिटीजन है, सिटीजन वो एस्टोनिया के हैं। ठीक है, बट पहले कभी रशिया में उनका बैकग्राउंड था। अब वो क्या है, वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, मतलब बहुत कम है, तो उनको राइट टू वोट इजीली नहीं मिला, उसके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा। इन फिजी, एक आइलैंड कंट्री है, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। फिजी में जो वोटिंग का सिस्टम है वो ऐसा है कि जो फिजी में ही रह रहा है, फिजी का ही रहने वाला है, उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन फिजियन। इंडियन फिजियन का मतलब ऐसे लोग जो इंडिया से आए और फिजी में रहने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ वोट नहीं है ना, 1 वैल्यू नहीं है वोट की। ठीक है। Now, democracy is based on a fundamental principle of political equality। तो डेमोक्रेसी का पहला मतलब क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब सबके वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है। That gives us the third feature of democracy। तो हमें मिलता है थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? कि in a democracy each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value। हर एक सिटीजन को एक वोट मिलना चाहिए और हर एक वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए, मतलब सबका वोट बराबर होना चाहिए। ठीक है। अगेन फिर से कार्टून देखो। अच्छा, पॉलिटिक्स पढ़ते टाइम हमें कार्टून बहुत मिलेंगे। रीजन क्या है इसका? पॉलिटिक्स पढ़ते टाइम तुम अभी भी अगर न्यूज़पेपर देखो तो न्यूज़पेपर में कार्टून्स होते हैं, न्यूज चैनल्स देखो उसमें कार्टून्स होते हैं। वो कार्टून्स क्या है? सारे के सारे पॉलिटिकल
चीजों पे बने हुए रहते हैं। ज्यादातर मोस्टली कार्टून्स पॉलिटिकल सिचुएशंस को दिखाते हैं, तो ये कार्टून्स भी बहुत पुराने हैं जो पॉलिटिकल सिचुएशंस को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिक्स पढ़ने में कार्टून्स हो गए और क्या कहते हैं गाने हो गए, सॉन्ग्स हो गए, ये सारी चीजें इन सब में रिलेटेड रहती हैं। कुछ नज्म हो गए, ठीक है, गजल वगैरह हो गए। जैसे फैज अहमद फैज की हम बात करेंगे, तो फैज अहमद फैज ने पाकिस्तान में रहते हुए, जब पाकिस्तान में ऑटोक्रेटिक रूल था, तो उन्होंने गवर्नमेंट का विरोध करते हुए क्या क्या कविताएं लिखी। ठीक है, और हरिशंकर परसाई का नाम सुनो, हरिशंकर परसाई ने गवर्नमेंट का कैसे मजाक उड़ाया है, मतलब कैसे सैटारिकल कमेंट लिखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में आती रहेंगी। तो ये कार्टून देखो, इसमें दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन रेजिम वाज ओवरथ्रोन। इराक में एक डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन। ठीक है, जब सद्दाम हुसैन को उखाड़ के फेंक दिया गया, तो उसके बाद इराक में इलेक्शन हुआ था और ही शोन बिहाइंड द बार्स। तो ये जो बार्स के पीछे है, जेल में है, वो सद्दाम हुसैन है। व्हाट इज द कार्टूनिस्ट सेइंग हियर? कार्टूनिस्ट क्या कह रहा है? यहाँ देखो, यहाँ पर इराक के सिटीजन्स हैं, वो कह रहे हैं एट लास्ट वन मैन वन वोट, कि लास्ट में हर एक पर्सन को एक एक वोट मिल रहा है। ठीक, बट सद्दाम हुसैन क्या सोच रहा है? आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। मुझे तब ज्यादा अच्छा लगता था जब मैं एक आदमी था और मेरा एक वोट था। ये चाहते हैं वन मैन वन वोट, हर एक आदमी का एक एक वोट हो, और ये चाह रहा था कि मैं ही पूरा आदमी हूं, मैं एक आदमी हूं और मेरा एक वोट है, बात खत्म, और कोई आदमी है ही। ठीक है, कंपेयर द मैसेज ऑफ दिस कार्टून विद द फर्स्ट कार्टून इन द चैप्टर, इन दिस चैप्टर। इन चैप्टर के पहले कार्टून से कंपेयर करना। बुक लेकर बैठो, बुक पलटते रहो। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं फोर्थ फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। डेमोक्रेसी में हमने ये भी देखा था कि क्या रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, क्या सिटीजन्स के कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए। तो हम देखेंगे जिम्बाब्वे का केस। जिम्बाब्वे जो व्हाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। व्हाइट माइनॉरिटी रूल का क्या मतलब है? एक कंट्री है जिम्बाब्वे, अफ्रीका में है, ठीक है, और उसमें कुछ व्हाइट यूरोप के लोग रूल करने पहुंच गए और माइनॉरिटी थे, जैसे इंडिया ही था। इंडिया में अंग्रेज आए, क्या अंग्रेज मेजोरिटी थे? मेजोरिटी तो इंडियंस ही थे। रूल किसका था? माइनॉरिटी का, जो कम नंबर्स में थे। तो सेम जिम्बाब्वे 1980 में इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद वहां पर किस पार्टी का रूल था? जानु पीएफ। ठीक है, जानु पीएफ एक पार्टी का नाम है, इस पार्टी का रूल था। और ये पार्टी क्यों रूल कर रही थी? क्योंकि इसने फ्रीडम स्ट्रगल को, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल इसने लड़ा था। जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी थी, उसने फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद जब पहला इलेक्शन हुआ भी, तो भी कांग्रेस ही इलेक्शन जीती, और इलेक्शन जीतते हुए आई। जब तक नेहरू जी जिंदा थे तब तक इलेक्शन में कांग्रेस ही जीतते हुए आई। तो सेम यहां पर भी कुछ ऐसा हो रहा था। और उस पार्टी के लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, पार्टी के लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। तो ये प्रेसिडेंट बने। इंडिपेंडेंस से ही इनका रूल चला आ रहा था। इलेक्शंस रेगुलरली होते थे, ठीक है, और हमेशा जानु पीएफ जीतती थी। क्लियर? जैसे कांग्रेस के इलेक्शन हो रहे थे, कांग्रेस ही जीतते आ रही थी, वैसे ही ये भी जीतते हुए आ रहे थे। क्यों जीतते हुए आ रहे थे? सिंपल सी बात है, समझना। जिसने भाई आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, जनता का विश्वास उस पर ज्यादा रहेगा, तो उसको सपोर्ट करेंगे। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। जो मुगाबे हैं वो बहुत पॉपुलर थे जिम्बाब्वे में, लोग उन्हें पसंद करते थे, बट उसके बाद भी वो इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे, जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते थे। और उनकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया, बहुत बार किया। और क्या किया? धीरे धीरे करते करते क्या चेंज किया? उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर्स बढ़ा दी और अकाउंटेबिलिटी कम कर दी। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर ज्यादा है, पर अकाउंटेबल, अगर आपको सवाल पूछना है कि ये गलती क्यों हुई, तो वो नहीं पूछ पाएंगे। अब प्रेसिडेंट की जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, ये नाम, ये वर्ड बहुत आएगा पॉलिटिक्स में, तो याद रखना, अकाउंटेबल। ठीक है, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड। जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे
उनको परेशान किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता, मीटिंग नहीं होने देते थे। और जो पब्लिक प्रोटेस्ट थी, डिमॉन्स्ट्रेशंस थे अगेंस्ट गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और जनता गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ विरोध नहीं कर सकती थी। ठीक है, पॉपुलर थे, बट धीरे धीरे ये चेंज धीरे धीरे होता चला गया। ठीक, आगे देखो, देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड टू राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। एक लॉ बनाया गया था कि आप प्रेसिडेंट की बुराई नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेसिडेंट की बुराई कर देंगे तो आप पे देशद्रोह का केस लग जाएगा। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। जो टेलीविजन था, रेडियो था, वो कौन कंट्रोल कर रहा था? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। और न्यूज क्या दिखाया जाता? सिर्फ गवर्नमेंट की न्यूज, गवर्नमेंट का वर्जन। गवर्नमेंट जो चाहती है उसी तरीके से न्यूज दिखाया जा रहा है, कोई भी गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे न्यूज़पेपर ऐसे, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे जो इंडिपेंडेंट थे, जो सरकार से सवाल पूछते थे, बट गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट ऐसे जर्नलिस्ट को परेशान करती थी, जेल में डालती थी, केसेस करती थी, कुछ ना कुछ तरीका निकाल के उनको परेशान किया जाता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस। गवर्नमेंट ने जो कोर्ट में जजमेंट्स भी दिए थे, मतलब कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए थे, गवर्नमेंट ने उसको भी इग्नोर कर दिया और जजेस को ही उल्टा प्रेशराइज करने लगे। ठीक है, जैसे अभी के कॉन्टेक्स्ट में समझो तो बाबा रामदेव हैं, उनको कोर्ट ने कितनी बार समझा दिया कि आप फालतू का एडवर्टाइजमेंट मत किया करिए, झूठ बात मत किया करिए। उन्होंने कोर्ट में कई बार माफी भी मांग ली, पर आदत से मजबूर हैं, वो झूठ बोलते रह रहे हैं, कोर्ट उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और अल्टीमेटली 2017 में उनको ऑफिस से, मतलब प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटा दिया गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इसको थोड़ा सोचो तो समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? यहां देखो, वाई टॉक अबाउट जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे की बात हम क्यों कर रहे हैं? I read similar reports from many parts of our own country. Why don't we discuss that? मैं अपनी कंट्री में ही ऐसे रिलेटेड इंसिडेंट्स देख रही हूँ, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? बताओ, ऐसा नहीं हो रहा है इंडिया में? चलो, अभी क्रिटिसाइज करने का राइट तो बचा हुआ है। क्या टेलीविजन और रेडियो रूलिंग पार्टी कंट्रोल नहीं कर रही है? क्या टीवी पे सिर्फ रूलिंग पार्टी का एजेंडा नहीं दिखाया जा रहा है? जो गवर्नमेंट चाहती है वही दिखाया जा रहा है। गवर्नमेंट से सवाल करने पे पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, कोई जो न्यूज़पेपर जो गवर्नमेंट से सवाल करता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, ईडी की रेड होती है। और ये सारी सिचुएशंस इंडिया में भी है, खुद सोचो। आगे देखते हैं। तो हमने जिम्बाब्वे के स्टोरी से क्या समझा? हमने? द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज कि इन अ डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी। मतलब जो रूलर है उसका पॉपुलर अप्रूवल होना जरूरी है, मतलब जनता उसको पसंद करनी चाहिए। ठीक है, जो हमने अभी पहले देखा था कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है, बट ये सफिशियंट नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि जनता पसंद करती है तो वो कुछ भी करेगा। ठीक है, ये नेसेसरी तो है कि पॉपुलर अप्रूवल होना चाहिए, जनता पसंद करनी चाहिए, बट डेमोक्रेसी के लिए सफिशियंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो गवर्नमेंट पॉपुलर हैं, जिनको जनता सपोर्ट करती है, वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। दूसरी बात, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। जो लीडर्स को जनता का सपोर्ट मिला है वो भी तानाशाही वाली प्रवृत्तियां रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जनता ने उन्हें सपोर्ट कर दिया तो इसका मतलब वो अपने हिसाब से कुछ भी रूल बनाते चले। ठीक है, if we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections. और अगर हमें डेमोक्रेसी को समझना है कि डेमोक्रेसी है या नहीं, तो हमें इलेक्शन का प्रोसेस देखना पड़ेगा, इलेक्शन हो कैसे रहा है। ठीक है, और उसके साथ ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस क्या हो रहा है, इलेक्शन के पहले क्या हुआ था और इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है, हमें ये भी देखना है। क्यों देखना है? इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल बना दिया, कुछ ऐसा डेवलपमेंट का काम कर दिया जो 5 साल में नहीं हुआ था, पर इलेक्शन के कुछ महीने पहले हो गया, और उसकी वजह से उसने लोगों का वोट अट्रैक्ट कर लिया।
क्या यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? क्या गवर्नमेंट के अब हारने के चांस उतने ही हैं जितने अपोजिशन के हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में भी देखना पड़ेगा कि क्या है सिस्टम। एंड देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। और इलेक्शन से पहले एकदम सफिशिएंट रूम होना चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए लोगों के लिए कि लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाए, अपोजिशन अपनी बात कह पाए। अपोजिशन कुछ भी कहेगी, अपोजिशन का काम है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, तो उन्हें क्रिटिसाइज करने देना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी अगर रखनी है तो कबीर के साथ, कबीर का एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब आप अपनी बुराई करने वालों को, आपको बढ़िया एकदम महल बना के रखना चाहिए, कुटिया छवा के रखना चाहिए कि आप रहो यहाँ और आप मेरी बुराइयां बताओ, तभी मैं उस पर इम्प्रूव कर पाऊंगा। ठीक है, बट जिनका ईगो छोटा सा होता है वो एक बुराई भी अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अपने आप को सुधारने के बजाय जो बुराई करता है उसी को पीट देते हैं। ठीक है, दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स। इसका मतलब जो स्टेट है, स्टेट का मतलब कंट्री या गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो कुछ न कुछ बेसिक राइट्स जो है सिटीजन के, उसकी रिस्पेक्ट करेगी। इसका मतलब वो सिटीजन्स को एक कूड़े कबाड़े की तरह नहीं समझ सकती, कुछ न कुछ बेसिक राइट्स हमारी होंगी, उसको गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हमें बोलने का अधिकार है, हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, तो गवर्नमेंट को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट की बुराई करें तो गवर्नमेंट को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो हमारी बुराई सह ले। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कह दिया और गवर्नमेंट मेरे ऊपर आ गई अटैक करने। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। दे शुड बी फ्री टू थिंक। जो सिटीजन्स होने चाहिए वो फ्री होने चाहिए सोचने के लिए। सोचने पे लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, ओपिनियंस पे लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा ओपिनियन पॉपुलर ओपिनियन से अलग भी है, लोगों को ऐसा लगता है पर मुझे अलग लगता है, तो भी मुझे वो फ्रीडम मिलनी चाहिए। और ये जो मेरा ओपिनियन है मैं इसको पब्लिकली बोल भी पाऊं, तभी मेरे पास वो फ्रीडम है। ठीक है, ये इतना तो डेमोक्रेसी में मुझे मिलना ही चाहिए। एंड टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई ग्रुप बनाने का होना चाहिए पावर। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, जो बात मुझे गवर्नमेंट की पसंद नहीं आएगी उसके खिलाफ मेरे पास विरोध करने का भी अधिकार होना चाहिए। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि इस वजह से आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा ज्यादातर केस, अगर मैं कोई एक अच्छा एग्जाम्पल दूं तो ये होता है बॉर्डर के केसेस में। ठीक है, बॉर्डर पे कुछ होता है, चलो अभी एक रिसेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है, टेररिस्ट घुस आए, तो अगर क्या मेरे पास ये फ्रीडम होनी चाहिए ना कि मैं सोच पाऊं कि टेररिस्ट कैसे घुस पाए। अगर मुझे ओपिनियन बनाने का अधिकार है ना कि हो सकता है जो टेररिस्ट घुसे उसमें गवर्नमेंट की गलती है, तभी तो टेररिस्ट घुस पाए। और मैं ये बात पब्लिक जैसे यूट्यूब पे भी बोल रहा हूं, बोलने का फ्रीडम होना चाहिए। उसके बाद अगर मुझे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी खराब लगती है तो मैं गवर्नमेंट को ओपनली बोलूंगा कि उनकी पॉलिसी खराब है। ठीक है, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, और लॉ के लिए सब लोग इक्वल होने चाहिए। जब भी लॉ की बात होती है तो सब लोग इक्वल होने चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो रिलीजन के बेसिस पे, ना तो कास्ट के बेसिस पे, ना ही जेंडर के बेसिस पे। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और ये हमारे सारे राइट्स कौन प्रोटेक्ट करेगा? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जैसे इंडिया में करती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, whose orders are obeyed by everyone, और उनके ऑर्डर सबको मानने चाहिए, मानने पड़ेंगे। क्लियर? Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. तो ये चीजें तो मिलनी चाहिए, साथ ही साथ इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट क्या करती है उसका भी एक रूल होना चाहिए। क्या? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स, जो चाहे वो नहीं कर सकती। आज उसकी मर्जी है कि कंट्री में ये इतने लोग अलग अलग लोग रह रहे हैं और मुझे इस धर्म के लोग नहीं पसंद है, तो मैं इस धर्म के लोगों को हटा दूंगा, कंट्री से एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट ये कर सकती है?
तो इसका आंसर है नहीं। गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, भले वो इलेक्शन जीत के आई हो। ठीक, सिंपली बिकॉज इट हैज वॉन इन इलेक्शन। सिर्फ इलेक्शन जीतने से उसको ये राइट नहीं मिल जाता कि वो जो चाहे वो कर दे। इलेक्शन जीतने से उसको ये राइट नहीं मिल जाता कि आपका घर उखाड़ के फेंक दे। ठीक है, इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, और उस गवर्नमेंट को कुछ बेसिक रूल्स मानने ही पड़ेंगे। जैसे इन पर्टिकुलर इट हैज टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। एक कंट्री में जो माइनॉरिटीज हैं, जिनका नंबर कम है, जो पॉपुलेशन में कम है, अब भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में कैसे बनती है? मेजोरिटी से। ठीक है, अब माइनॉरिटी के वोट कितने हैं कि वो गवर्नमेंट बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। मेजोरिटी हमेशा गवर्नमेंट मेजोरिटी के ओपिनियन से ही बनेगी, और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, सपोज इंडिया में ही हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मेजोरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटी में, कोई भी इलेक्शन होगा तो ऐसा पॉसिबल तो बहुत लेस लाइकली है कि कोई मुस्लिम का सपोर्टेड कैंडिडेट पूरे कंट्री पे रूल करे। ठीक है, अगर उसे मेजोरिटी ना सपोर्ट करे तो मुश्किल है कि वो इलेक्शन जीत जाए। बट हो सकता है ना कि माइनॉरिटी किसी को सपोर्ट ही ना करे, बिल्कुल उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट रही हो, पर मेजोरिटी उसे चाहती थी तो वो इलेक्शन जीत गए। अब वो इलेक्शन जीत गए और उन्हें पता है कि माइनॉरिटी ने उन्हें वोट नहीं दिया है, तो क्या वो माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करेंगे? तो यही चीज डेमोक्रेसी कहता है कि उनकी जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं वो भी क्या होंगे? गारंटी रहेंगे, माइनॉरिटी को कुछ नहीं होगा। और अंबेडकर ने कहा था कि एक डेमोक्रेसी को हम इस तरीके से अच्छे पहचान सकते हैं कि वहां पर माइनॉरिटी को क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, माइनॉरिटी के साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, वही एक डेमोक्रेसी को ग्रेट बनाता है। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। कोई भी बड़ा डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती है तो उसको एक कंसल्टेशन, बातचीत करके होना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे नहीं कि आज प्रधानमंत्री का मन किया, आज प्रधानमंत्री ने ये कर दिया। प्रधानमंत्री को वो चीज सबसे डिस्कस करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, जहां अपोजिशन को भी बोलने का अधिकार होगा। उसके ऊपर बहुत सारी कमियां भी बताई जाएंगी गवर्नमेंट को। एवरी ऑफिस बियरर हैज अ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जो भी ऑफिस बियरर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके कुछ राइट्स हैं और उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। एंड each of these is accountable not only to the people but also to the other independent officials। और ये लोग सिर्फ पीपल को अकाउंटेबल नहीं, लोगों को अकाउंटेबल नहीं है, बट और भी इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को ये अकाउंटेबल है। तो फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या रहा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी भी रूल कैसे करेगी? एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिमिट लगाई है कि आप इसके ऊपर जाके काम नहीं कर सकते, तो उस लिमिट के अंदर रह के और सिटीजन्स की राइट्स का रिस्पेक्ट करते हुए वो गवर्नमेंट चलनी चाहिए, तब हम उसे कहेंगे डेमोक्रेसी। तो हमने अभी तक ये 4 और 5, फोर्थ और फाइनल फीचर था, 4 फीचर हमने डेमोक्रेसी के पढ़े और ये फोर्थ था। नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? हम इसका एक क्विक रिकैप देखेंगे और उसके बाद मूव करेंगे वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर द वीडियो टू द मैक्सिमम व्यूअर, और क्लास 10th के बच्चों 9th के बच्चों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें पता चले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।